ओके मिस्टर राज साहू, नए हैं आप, स्वागत है आपका। कानपुर मेट्रो फॉर्म आया है। अच्छा, तो फिर बताइए। प्रिपरेशन पहले से है कि अभी करनी है? प्रिपरेशन करनी है अभी, पहले से है। बहुत अच्छी बात है। रिवीजन करना है। चलो ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, सुन के अच्छा लगा। तो रिवीजन करना है। अच्छा, कॉपर सेविंग का फार्मूला क्या है राज साहू? ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉपर सेविंग का फार्मूला क्या है बेटा? ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉपर सेविंग का फार्मूला क्या है? 9 मंथ से पढ़ा भी नहीं है आपको? नहीं आता कॉपर सेविंग का फार्मूला? नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहे थे, नॉन टेक्निकल देख रहे थे, 9 मंथ से नहीं छुआ है आपने? तो अभी क्यों जल्दी, अभी क्यों जरूरी है पढ़ना? अभी क्यों जरूरी है पढ़ना? क्योंकि वैकेंसी आ गई पास में, है ना? 17 दिन बचे हुए हैं, अरे 17 अप्रैल को पेपर है ना? मुश्किल से 1 महीने 7 दिन है ना? है ना? मुश्किल मुश्किल से 1 महीने 7 दिन है। इनका ये क्वेश्चन है भाई, इसमें इन्होंने पूछा है कि डी है क्या? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज वी कांस्टेंट, हिस्टैरिसीस लॉस डिक्रीज होगा या इंक्रीज? अभी बताते हैं, अभी बताते हैं, ठीक है श्रुति जी। क्या नाम है मिस्टर एंटोनियो राज साहू जी? क्या करेंगे ना आप, एक बार पहले आप सेल्फ रिवीजन करते रहिए घर पर, सेल्फ स्टडी, ठीक है? सारे जो भी मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं वो एक बार आप सारे रिवाइज कर लीजिए। बेसिक इलेक्ट्रिकल की सारी क्लासेस एक बार फटाफट से जल्दी जल्दी देख लीजिए। बेसिक इलेक्ट्रिकल जो मैंने पढ़ाया है उसकी सारी क्लासेस देख लीजिए, ठीक? इसके जो आपको आता है, जो नहीं आता उसको पढ़ लो। बेसिक इलेक्ट्रिकल 7 दिन में खत्म कर दो, 7 डेज में। 7 डेज तो बहुत ज्यादा दे दे रहा हूँ मैं, चलो फिर भी चलो 7 डेज में खत्म कर दो। मशीन खत्म कर दो। मशीन को भी तो मैं लाइव पढ़ा हूँ, लेकिन आपने पढ़ा हुआ है, तो पहले से पढ़ा हुआ है आपने, तो मशीन को 2 दिन में फिनिश कर दो, ठीक है? सारे फॉर्मुले तो रिवाइज करने हैं, 2 दिन में फिनिश कर दो, ठीक है? उसके बाद आप पावर सिस्टम, वो भी आपने पूरा पढ़ा है, उसको भी आप 2 दिन में फिनिश कर दो, रिवाइज कर लो। फिर उसके बाद मेजरमेंट, वो भी आपने पूरा पढ़ा है, इसको भी 2 दिन में रिवाइज कर लो। फिर उसके बाद आपका है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको भी आप 2 दिन में पूरा रिवाइज कर लो। 2 दिन में यूटिलाइजेशन एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग, इसको भी रिवाइज कर लो। अरे पूरा पढ़ा है ना उन्होंने, पूरा पढ़ा है उन्होंने। 9 महीने से प्रिपरेशन नहीं की है, लेकिन पूरा पढ़ा है इन्होंने, तो 2 दिन में हो जाएगा, पूरा पढ़ा हुआ है। सो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी 2 दिन में ये पूरा रिवाइज कर लीजिए। फिर कंट्रोल सिस्टम भी आप एक काम करेंगे, 2 दिन में पूरा रिवाइज कर लेंगे, 2 डेज में पूरा रिवाइज कर लेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक बार आप 2 डेज में पूरा रिवाइज कर लीजिए। और साथ के साथ आप क्या कीजिए, क्लासेस फॉलो करते रहिए। एक्सेलेंट कोचिंग इलाहाबाद से पढ़ा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो आप एक काम करेंगे, साथ के साथ आप क्या करेंगे, 3 PM पर एक जो हमारा एक सेशन चल रहा है एमसीक्यू सेशन, उस पर लाइव आएंगे। 3 PM पर एक एमसीक्यू सेशन चल रहा है, रिवीजन सेशन, उस पर आप एक बार लाइव आएंगे, ठीक है? ठीक। इसके अलावा आपको 6 PM पर, आज तो 6:30 पर है, 6 PM पर एक स्पेशल एमसीक्यू सेशन चल रहा है, उस पर भी लाइव आएंगे। और उसमें अपने आप को एनालिसिस करेंगे, उसमें अपने आप को एनालिसिस करेंगे कि आप कितना जो है काबिल है टेक्निकल तैयार करने के, ठीक है ना? क्लियर? सो 6 PM पर आप क्या करेंगे, एमसीक्यूज फॉलो कर लेंगे, स्पेशल एमसीक्यू सेशन। वहां पर आप अपने आप को पहचानेंगे कि आप कितने अच्छे हैं। लेकिन साथ के साथ देखो, 7 तो 9 तो 11 13 15 17 19 19 दिन तो ऐसे ही निकल गए आपके सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने में। तो साथ के साथ 19 दिन निकल गए। अभी समय कितना बचा? मात्र मात्र 10 से 15 दिन बचा। 15 डेज में आपको नॉन टेक्निकल भी साथ के साथ पढ़ने जाता है, क्योंकि आप नॉन टेक्निकल की ऑलरेडी बहुत तैयारी कर चुके हैं। सो 15 डेज में आपको, ये पूरे 1 महीने में आपको जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड मैथ्स भी अच्छे से रिवाइज करना होगा। ओके, तब जाकर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ओके जी, समझ गए? क्या बोल रहे हैं आप कि वहां से मेरे सारे क्लासमेट पढ़ रहे, आधा क्राउड वहीं चला गया? कोचिंग खुल गई क्या? कोचिंग खुल गई वो? सारा क्राउड फिर से चला गया वहां पर? चलो ठीक है, वेरी गुड। Short circuit test is performed on a transformer with a certain impressed voltage at rated frequency. If the short circuit test is now performed with the same magnitude of impressed voltage but at a frequency higher than the rated frequency higher than the rated frequency, तो जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे ना तो इंपेडेंस बढ़ जाएगा, इंपेडेंस बढ़ जाएगा, तो करंट जो है वो शॉर्ट सर्किट करंट आपका कम हो जाएगा। ओके, और पावर फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि पावर फैक्टर cos phi जो होता है वो r by z होता है, z बढ़ेगा तो पावर फैक्टर घट जाएगा। इसीलिए हम इसको लेस फ्रीक्वेंसी पर टेस्ट करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। हम रेटेड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी, पहली बात रेटेड फ्रीक्वेंसी पर जाते ही नहीं है, बहुत कम फ्रीक्वेंसी पर ही टेस्ट हो जाता है। मिस्टर हिमांशु, ठीक, डी आंसर इज राइट। चलिए, और कोई दिक्कत? एक्सेलेंट कोचिंग इलाहाबाद, आपका डाउट, हाँ याद आ गया मुझे। देखो क्या बोलते हैं,
हिस्टैरिसीस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, सभी लोग सुन लीजिए ध्यान से। हिस्टैरिसीस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस पर क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आता है, कई बार वो एग्जामिनेशन में आपको V by F रेशियो कांस्टेंट बोलेगा और आपको फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा या घटाएगा, तब आपको कोर लॉसेस के बारे में पूछेगा। जब V by F रेशियो कांस्टेंट होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर कोर लॉस बढ़ जाएगा और कोर लॉस घट जाएगा फ्रीक्वेंसी घटाने पर, ये याद रखिएगा। लेकिन जब V by F रेशियो कांस्टेंट नहीं हो, जब V by F रेशियो कांस्टेंट नहीं हो, उस दौरान अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो सिर्फ हिस्टैरिसीस लॉसेस कम होते हैं, एडी करंट लॉसेस हमारे जो होते हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी के बजाय वोल्टेज पर डिपेंड कर लेते हैं, वो वोल्टेज पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर V by F रेशियो कांस्टेंट नहीं होता तो एडी करंट लॉसेस के लिए जो फार्मूला हो जाता है वो V स्क्वायर बाय F स्क्वायर इनटू F स्क्वायर हो जाता है, F स्क्वायर से F स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। सो एडी करंट लॉसेस का जो डिपेंडेंसी है वो टोटल वोल्टेज के स्क्वायर पर हो जाती है। और हिस्टैरिसीस लॉसेस के केस में वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय F स्क्वायर इनटू F की पावर, सॉरी वोल्टेज स्क्वायर नहीं है, वोल्टेज की पावर 1.6 डिवाइडेड बाय F की पावर 1.6 इनटू F है। सो इन दैट केस यहां पर आपका हिस्टैरिसीस लॉसेस जो है वो अगर आप देखोगे तो F नीचे आ जाएगा, और F नीचे आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो हिस्टैरिसीस लॉसेस कम हो जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा V की पावर 1.6 डिवाइडेड बाय F की पावर 0.6। अरे कहीं नहीं अच्छी यार, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना चाहिए, एक्सीलेंट कोचिंग अच्छी नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं। वो तो इसलिए जाते हैं वहाँ पे क्योंकि भीड़ है, भीड़, लोगों को लगता है जहाँ भीड़ है वहाँ अच्छी पढ़ाई होती होगी, जाते हैं। हार्मोनिक्स को क्या एक्सप्लेन करूँ, हार्मोनिक्स को क्या एक्सप्लेन करूँ बोलो, हार्मोनिक्स को क्या एक्सप्लेन करूँ बताओ। एक बार पूरा पढ़ो पहले, कुलदीप से नहीं, एक बार पूरा पढ़ो, ठीक, उसके बाद पढ़ पूछना, ठीक है ना। और पहले कोशिश करो कि अपने दोस्तों से आप पहले पूछिए, जो भी आपको दिक्कत समस्या है पहले अपने दोस्तों से पूछिए, उसके बाद मेरे पास आइए, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल सही है। चलो जी स्टार्ट करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में, थ्री फेज इंडक्शन मशीन के बारे में। देखिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स पर जाने से पहले हम इसके रोटेटिंग प्रिंसिपल पर चर्चा करेंगे, किस तरीके से ये रोटेट करती है, किस तरीके से इसमें वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये तो आप सब लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वर्किंग प्रिंसिपल। एंड ट्रांसफार्मर की जैसे वर्किंग है इसकी, अगर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो वो थ्री फेज इंडक्शन मशीन पे भी वही होता है, मतलब वही प्रिंसिपल लागू होता है। थ्री फेज इंडक्शन मशीन में रोटर की वाइंडिंग को हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, तो वो ऐसा ही बिहेव करता है जैसे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, ठीक। चलिए देखो, ये स्टेटर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका रोटर, ठीक है। तो ये बीच में है हमारा एयर गैप, ये हमारा क्या है, एयर गैप, सुनिए जार एयर गैप, एयर गैप। यहाँ पर स्टेटर पर आपने थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड कर दी, स्टेटर पर आपने थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड कर दी। ये आर फेज हो गया, ये वाई फेज हो गया, ये बी फेज हो गया, ये आर फेज हो गया, ये वाई फेज हो गया, ये बी फेज हो गया। तो अगर आप यहाँ पर स्टेटर पर थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड करते हो तो हर एक ईच इंटरवल पर फेजेस में मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा इस आर में, फिर वाई में, फिर बी में, क्योंकि थ्री फेज सप्लाई में ऐसा होता है आर फिर वाई फिर बी, आर वाई बी होता है ना, मैक्सिमम पीक अटेंड करते हैं, मैक्सिमम पीक अटेंड करेंगे हर एक कुछ इंटरवल पर, तो आपको एक बार आर पर मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा, फिर वाई पर मिलेगा, फिर बी पर मिलेगा। तो इसी तरीके से आर फेज, वाई फेज और बी फेज पर मैक्सिमम पीक अटेंड करने की वजह से हमारे यहाँ पर एक आरएमएफ क्रिएट होगा एयर गैप में, एयर गैप है तो इस एयर गैप में एक आरएमएफ क्रिएट होगा। आरएमएफ का डायरेक्शन किधर होगा, आरएमएफ का डायरेक्शन होगा, आप अपना राइट हैंड पाम रूल इस प्रकार से रखिए, दायां हाथ पाम रूल को कुछ इस तरीके से रखें कि पाम रूल में ये सारी उंगलियां आगे वाली चारों उंगलियां ये आपको आर फेज में क्रॉस की तरफ रखनी है, आर फेज में क्रॉस की तरफ रखनी है, क्रॉस की तरफ। जब और आर फेज में क्रॉस की तरफ जाते हो और आप मान लेते हो कि यहाँ से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की ओर है, किधर की ओर है मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर की ओर है, कुछ इस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आपके पाम पर आकर क्या हो जाता है, रुक जाता है, कुछ इस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड आपके पाम पर आता है, ये ऐसे आता है पाम पर। राइट हैंड को आप उंगलियों को उसके अंदर रखिए, पाम पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो हो रहा है, पाम पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर आ रहा है, तो आपको थंब किधर शो करेगा, थंब क्या शो करेगा, थंब शो करेगा डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, थंब क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा, किस स्पीड से, एनएस स्पीड से, किस स्पीड से, एनएस स्पीड से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब यहाँ पर रोटर पर आपके कंडक्टर्स हैं, मान लीजिए रोटर पर कंडक्टर है एक्स और ये है मान लीजिए वाई और यहाँ पर है आपका जेड, रोटर पर कंडक्टर्स हैं। अब रोटर देखो एक ने कहा एनएस, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड से ट्रेवल करेगा वो एनएस स्पीड से ट्रेवल करेगा और वो होगा आपका 120 F अपॉन P, बिल्कुल सही आपने कहा, ठीक है जी, 120 F अपॉन P से वो रोटेट करेगा, क्लियर। अब यहाँ पर जब वो रोटेट करेगा एयर गैप में तो वो रोटर के कंडक्टर से कट करेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, कंडक्टर से, रोटर के कंडक्टर से कट करेगा। तो जब रोटर कंडक्टर से कट करेगा तो रोटर कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, रोटर कंडक्टर्स में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा स्टार्टिंग में जब आपका रोटर रोटेट नहीं कर रहा है, रुका हुआ स्थिति में है, तो रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है सप्लाई फ्रीक्वेंसी का, किसका हुआ है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, क्योंकि स्लिप तो 1 है तो ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी का हुआ है, समझ पा रहे हो कि नहीं।
सप्लाई फ्रीक्वेंसी का हुआ है। अब क्या होगा, अब रोटर कंडक्टर्स में जैसे ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो वो ईएमएफ इंड्यूस्ड जिसकी वजह से हुआ है अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ, वो उसका अपोज करने के लिए रोटर को घूमना होगा, नहीं तो बार बार कट करेगा। ये तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर वाई कंडक्टर में कट करेगा, फिर जेड कंडक्टर में कट करेगा। तो इस तरीके से हर एक कंडक्टर में मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होता चला जाएगा। तो लेंज लॉ तो हमारा ये चाहेगा नहीं। लेंज लॉ तो कहता है कि जिसकी वजह से इंड्यूस हुआ है उसका उसी का अपोज करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, रोटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहिए। रोटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि आरएमएफ इधर डायरेक्शन में है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन का, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो रोटर को डायरेक्शन में रोटेट करना चाहिए। कितने लोग इस चीज से सहमत हैं? तभी तो यार वो बार बार जैसे एक आ रहा है इधर से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड सामने से आता हुआ दिख रहा है, तो हमारा रोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तभी तो बार बार कट करेगा, तभी तो बार बार कट करेगा, हैं? तो कट करना है कि नहीं करना है, पहले ये बताओ। कट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो नहीं करने के लिए रोटर को किस डायरेक्शन में घूमना चाहिए? नहीं करने के लिए रोटर को किस डायरेक्शन में घूमना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटर को घूमना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट। बहुत सारे लोग पहले ही कहने लगे थे यस सर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चाहिए। समझ आया क्या? तो वो कट नहीं करे, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस्ड ना हो, एक्स वाई और जेड में ईएमएफ इंड्यूस्ड ना हो, इसके लिए रोटर उसी डायरेक्शन में घूमने लगेगा। अब जैसे जैसे वो घूमेगा, जैसे जैसे वो घूमेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, ये स्लिप कम होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्लिप को घटना ही है और ईएमएफ को इंड्यूस जो हुआ है उसको कम होना ही है। हमें यही तो लेंजेस लॉ को अचीव करना है। ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है, हमें वो ईएमएफ इंड्यूस होने नहीं देना है, हैं? तो वो उसी को अपोज करने के लिए, यानी कि कट ना कर पाए, रोटर के कंडक्टर्स को कट ना कर पाए, उसके लिए रोटर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना होगा। समझ गया कि नहीं? तो स्लिप आपका घटेगा 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 और ईएमएफ इंड्यूस जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? आ गया समझ में? कितने लोगों को समझ नहीं आया? कितने लोगों को समझ नहीं आया बताइए अभी भी? तो हेंस आपको ये पता चल गया कि रोटर जो है वो सेल्फ स्टार्ट हो गया। रोटर यहाँ पर थ्री फेज इंडक्शन मोटर का सेल्फ स्टार्टिंग होता है। सेल्फ स्टार्टिंग यानी कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज अ सेल्फ स्टार्टिंग मशीन। वाग सुभाष कह रहे हैं मुझे नहीं आया। क्या नहीं आया बताओ? क्या नहीं आया? क्या नहीं आया? एंटी क्लॉकवाइज कैसे? चलो देखो एग्जांपल के तौर पर सपोज कीजिए कि आप किसी कमरे में किसी ऐसे इंसान के साथ बंद हो गए हैं, वाइफ के साथ, जिससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। सपोज आपके मन में जो है वो कुछ ऐसा खेल सूझा, आपने अपनी वाइफ को कर दिया ट्रिगर। ट्रिगर करने का मतलब आपने थोड़ा क्या बोलते हैं, वो कहते नहीं है, खुरापाती दिमाग था आपके मन में, जो है गुस्सा था, आपने छेड़ दिया। अब ऐसा छेड़ा तो आपके इस कमरे के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि वो माहौल बार बार आपकी बीवी के दिमाग में कट कर रहा है। वो माहौल ऐसा एक माहौल है, माहौल बार बार ऐसा माहौल क्रिएट हुआ कि वो बार बार आपकी बीवी यहाँ कहीं आपकी बीवी है और यहाँ कहीं आप है, तो यहाँ कहीं आप है और यहाँ कहीं आपकी बीवी है, ठीक है? तो वो माहौल ऐसा क्रिएट हुआ कि वो माहौल बार बार कट कर रहा है। तो बीवी कहेगी कि भैया ये माहौल किधर से आया, ये मेरे को कट नहीं करना चाहिए, ये आया किसकी वजह से? उसको पता चलेगा कि ये मेरे पतिदेव की वजह से आया। इसकी वजह से आया, ये पतिदेव की वजह से आया ये। तो फिर पतिदेव को झेलना पड़ेगा ताकि ये माहौल जो है वो कम हो, ताकि ये माहौल खत्म हो। तो इसने दे बेलन दे, बर्तन दे, झाड़ू दे, पोछा दे, क्या क्या नहीं मारा उठा के, क्या क्या नहीं फेंका। मिस्टर वाघ सुभाष समझ गए क्या? तो क्या होगा, क्या होगा, आपको ऑपोजिट भागना होगा। सपोज कीजिए, सपोज रूम खोल दिया गया, अभी रूम खोल दिया गया तो आप भाग रहे हैं इस डायरेक्शन में, और आप अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में भागे तो फिर तो आप पिटे। सपोज आप इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं और आप एनएस हैं, आप एनएस हैं, तो अगर आपको बचना है तो क्या करना पड़ेगा? नहीं सॉरी, बीवी एनएस स्पीड से घूम रही है, आ रही है आपके आपके पास, तो आपको किधर भागना पड़ेगा ताकि कट ना करे, ताकि आपको मार कम पड़े? आपको किधर भागना पड़ेगा? इसी डायरेक्शन में भागना पड़ेगा कि ऑपोजिट जाओगे? ऑपोजिट जाओगे क्या? ऑपोजिट जाओगे भैया मिस्टर वाघ सुभाष? नहीं, आप उल्टा उसी डायरेक्शन में भागेंगे, उसी डायरेक्शन में आगे भागेंगे, एनआर स्पीड से आप आगे भागेंगे, ठीक है ना? सेम वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पर लागू होता है। यहाँ पर जब एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है एयर गैप में 1.5 एम का, कितने का? 1.5 एम का। सो 1.5 एम का मैग्नीट्यूड का जब आरएमएफ क्रिएट हो जाता है तो वो रोटर के कंडक्टर्स को कट करता है। रोटर के कंडक्टर्स में ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो रोटर के कंडक्टर्स में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है अगर, तो वो चाहेगा कि वो जिसकी वजह से हुआ है उसी का अपोज करे। तो वो क्या करेगा, वो उसी डायरेक्शन में घूमने लगेगा, रोटर भी उसी डायरेक्शन में घूमने लगेगा एनआर स्पीड से या एन स्पीड से, ताकि कट ना करने पाए। रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगी ना। देखो एक ट्रेन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, अब आपको अगर रिलेटिव स्पीड कम करनी है ताकि वो कट ना करे, तो आपको उसी डायरेक्शन में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाना होगा। समझ गया कि नहीं? उसी डायरेक्शन में जाना होगा ताकि सामने सामने आ जाए। जब सामने सामने आ जाएगा तो कोई कटिंग एक्शन नहीं होगा। रोटर के कंडक्टर और आरएमएफ दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो गए? स्टेशनरी हो गए। दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हो गए। लेकिन रोटर के कंडक्टर और आरएमएफ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होते हैं सिंक्रोनस मशीन्स में। सिंक्रोनस मशीन्स में, सिंक्रोनस मशीन्स में, इंडक्शन मशीन्स में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर कंडक्टर्स यानी कि रोटर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कभी भी स्टेशनरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिंगली एक्साइटेड मशीन, ये डबली एक्साइटेड मशीन नहीं है, ये एक सिंगली एक्साइटेड मशीन है। इस केस में अगर आपने दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी कर दिया, या हो गया, होता तो है ही नहीं पहली बार, अगर हो गया, उस केस में आपके सामने ईएमएफ का रिलेशन दिख रहा है, वो ईएमएफ क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। E2 डैश आपका जीरो हो जाएगा। तो रोटर के कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर जीरो हो गया
तो रोटर के कंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट भी 0 हो जाएगा, और रोटर के कंडक्टर में अगर इंड्यूस्ड करंट 0 हो गया तो टॉर्क जो है वो I2 के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, तो अगर ये 0 हो गया तो उस पर लगने वाला टॉर्क भी 0 हो गया। यानी कि रोटर कंडक्टर एक बार सिंक्रोनस स्पीड पर अगर पहुंच गया तो टॉर्क 0 हो जाएगा, यानी कि जो अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप हो रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेवलप्ड टॉर्क 0 हो जाएगा, और रोटर वापस से स्टैंड स्टिल कंडीशन पर आ जाएगा, यानी कि रोटर रुक जाएगा। रोटर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? इसीलिए इस मशीन को असिंक्रोनस, इसीलिए इस मशीन को असिंक्रोनस मशीन कहते हैं, इसीलिए इस मशीन को असिंक्रोनस मशीन कहते हैं। क्लियर है? ईएमएफ इंड्यूस्ड करना नहीं होता है ना हमें, किसने कहा हमें ईएमएफ इंड्यूस करना है? क्या काम है उस ईएमएफ का? बताओ सुची, आप कह रही ईएमएफ इंड्यूस करना होता है, क्या काम है ईएमएफ इंड्यूस का? बताओ यहाँ पे क्या काम है उसका? कुछ काम है ईएमएफ इंड्यूस का? कुछ काम है? बताओ काम किसका है? बताओ सुची, किसका काम है? मैकेनिकल आउटपुट चाहिए ना आपको, तो आपको तो मैकेनिकल आउटपुट चाहिए ना, मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, तो ईएमएफ का काम क्या है यहाँ पर? बताओ। हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट तो चाहिए नहीं, जनरेटर तो है नहीं, हमें मैकेनिकल आउटपुट चाहिए। हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट चाहिए होता तो हम कम नहीं करते उसको, यहाँ तो हमें मैकेनिकल आउटपुट चाहिए है। समझ आ गया सब लोगों को? कोई डाउट है? रोटर कंडक्टर्स जो होते हैं वो आपस में शॉर्ट सर्किटेड होते हैं, रोटर कंडक्टर्स आपस में शॉर्ट सर्किटेड होते हैं वाया एंड रिंग्स स्क्वायरल केज रोटर में, इसीलिए वहां पर क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करता है, शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करता है इसीलिए। ठीक है? हाँ, सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, वो सब एक नंबर का क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में, सारा का सारा एक नंबर का क्वेश्चन है। थ्री फेज इंडक्शन मशीन में कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर रोटर आपने देखा कि रोटेट कर गया, ठीक है ना? थ्री फेज इंडक्शन मशीन इसीलिए सेल्फ स्टार्टिंग नेचर होती है। अगर हम कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स की बात करें तो स्टेटर एक सिंक्रोनस मशीन की तरह सिमिलर होगा, और उसको 3 फेजेस के लिए बाउंड किया जाएगा, बांधा जाएगा। टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो होते हैं रोटर में लगाए जाते हैं, एक होता है वाउंड रोटर जिसको हम स्लिप रिंग रोटर भी कहते हैं, और एक होता है स्क्वायरल केज रोटर। रोटर कोर जो होता है वो लैमिनेटेड कंस्ट्रक्शन का होता है, जिसमें स्लॉट्स जो होते हैं वो सूटेबली पंच किए जाते हैं ताकि रोटर वाइंडिंग्स को या रोटर बार्स को उसमें क्या किया जा सके, एकोमोडेट किया जा सके, रखा जा सके। अब पंच लैमिनेशंस को स्टैकिंग की जाती है और डायरेक्टली शाफ्ट पर फिट कर दिया जाता है स्मॉलर मशीन्स में। इन केस ऑफ लार्ज मशीन, stack of annular punching of suitable cross sectional area are fitted into the spider web arrangement like this, spider web arrangement, ये आप देख रहे हो, स्पाइडर वेब अरेंजमेंट कुछ इस फॉर्म में अरेंज की जाती है, कुछ इस फॉर्म में अरेंज की जाती है ऑन द शाफ्ट। क्लियर? नेक्स्ट, तो यहां पर अगर आप देखो तो ये स्क्वायरल केज नहीं है, ये भी वाउंड रोटर ही है, ठीक है ना? ये हटा देता हूं क्योंकि स्लिप रिंग्स हैं तो ये वाउंड रोटर ही है, ठीक है? ये वाउंड रोटर ही है। जस्ट अ सेकंड, हाँ, और उसका कनेक्शन डायग्राम है, वो सेकंड डायग्राम उसका कनेक्शन डायग्राम। स्लॉट्स इसके भी स्क्यूड रखे जाते हैं ताकि हम नॉइस को, लॉकिंग को, इन सबको अवॉइड कर सकें। वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, ठीक है? तो यहाँ पर हम स्लिप रिंग्स रखे हुए हैं, ये वाउंड रोटर का है। वाउंड रोटर का ये आपके सामने कनेक्शन डायग्राम आपको दिख रहा है, जहाँ पर स्लिप रिंग्स ये रखी गई हैं, दीज आर द स्लिप रिंग्स एंड दीज आर द एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है टू रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए। सो द वाइंडिंग ऑफ वाउंड रोटर इज पॉलीफेज विद द कॉइल्स प्लेस्ड इन द स्लॉट्स ऑफ द रोटर कोर। द रोटर इज वाउंड एंड कनेक्टेड इन स्टार विद द 3 लीड्स ब्रॉट आउट फ्रॉम द मशीन्स वाया स्लिप रिंग्स प्लेस्ड ऑन द शाफ्ट। The slip rings are tapped by means of copper carbon brushes. Very very important. ध्यान रखिएगा, slip rings are tapped by means of copper carbon brushes. Wound rotor construction is generally employed for large machines, large size machines, where the starting torque requirement is very much high. वाउंड रोटर का कंस्ट्रक्शन वहां पर जनरली लगाया जाता है जहां पर स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है। लार्ज साइज मशीन्स में वाउंड रोटर कंस्ट्रक्शन को लगाया जाता है। ओके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम इंक्लूड कर सकते हैं रोटर सर्किट में। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को रोटर सर्किट में इंक्लूड किया जा सकता है थ्रू द स्लिप रिंग्स फॉर रिड्यूसिंग द स्टार्टिंग करंट एंड साइमल्टेनियसली फॉर इंप्रूविंग द स्टार्टिंग टॉर्क। स्क्वायरल केज रोटर हैज सॉलिड बार्स ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। इस तरीके से स्क्वायरल केज कंस्ट्रक्शन होता है, एज यू कैन सी इन योर डायग्राम। A squirrel cage rotor has solid bars of conducting material, copper, placed onto the rotor slots and shorted through the end rings in each side. दोनों साइड में अब देखिए तो यहाँ पर shorted है, end rings के थ्रू shorted है, यहाँ पर इस तरीके से shorted होता है, ठीक है? लार्ज मशीन्स में alloyed copper bars यूज किए जाते हैं स्लॉट्स में, और ब्रेस्ड किया जाता है कॉपर एंड रिंग्स में। उसको कॉपर की एंड रिंग से क्या किया जाता है? ब्रेजिंग की जाती है। हो गया? ब्रेजिंग की जाती है। ये एक इकोनॉमिकल प्रोसेस है और इसको जनरली हम क्या करते हैं, स्मॉल साइज इंडक्शन मशीन्स में मास प्रोडक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है। रोटर सर्किट ऑफ स्क्वायरल केज मशीन हैज लो स्टार्टिंग टॉर्क। स्क्वायरल केज का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है, लेकिन इसकी एक्सीलेंट रनिंग परफॉर्मेंस होती है। इसकी स्पीड लगभग इसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा हाई होती है और रनिंग परफॉर्मेंस इसकी अच्छी होती है। लेकिन अगर हम स्लिप रिंग या वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर की बात करें तो स्लिप रिंग या वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में आपकी उसकी रनिंग परफॉर्मेंस उसकी इतनी अच्छी नहीं होती। उसका स्टार्टिंग टॉर्क काफी अच्छा होता है, उसको लार्ज मशीन में यूज किया जाता है। पावर फैक्टर आपका स्क्वायरल केज का अच्छा होता है, स्लिप रिंग का अच्छा नहीं होता। स्क्वायरल केज का पावर फैक्टर अच्छा होता है, स्मॉलर मशीन में स्क्वायरल केज रोटर यूज किया जाता है। सिंगल फेज के आपके जितने मोटर की बात कर लें, चाहे आप फैन की बात कर लें, चाहे आप सेंट्रिफ्यूगल पंप की बात कर लें, जितने भी सिंगल फेज के मशीन्स हैं उसमें स्क्वायरल केज का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? क्या क्यों? क्या क्यों?
क्या अच्छी होती है? पीएफ अच्छा क्यों होता है? परफॉर्मेंस अच्छा क्यों होता है? एफिशिएंसी अच्छी क्यों होती है? पावर फैक्टर अच्छा क्यों होता है? अभी बता दूंगा तो आगे किसी क्लास में आओगे तो नहीं? अभी अगर बता दूंगा तो आगे की किसी क्लास में लाइव तो नहीं आओगे फिर? क्यों? अभी अगर बता दूंगा मैं आज के आज तो किसी क्लास में आगे लाइव तो नहीं आओगे फिर? बोल तो नहीं आएंगे तो मैं आपको आपको अभी बता देता हूँ सारा कुछ। 1 घंटे के अंदर पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन खत्म कर देता हूँ 3 फेज। बोलो। स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ स्पेशल इंडक्शन मोटर कैन बी इंप्रूव्ड बाय एम्प्लॉइंग इधर डबल केज रोटर और डीप बार रोटर। तो स्टार्टिंग टॉर्क को इंप्रूव करने के लिए हम यहाँ पर डबल केज रोटर या डीप बार रोटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें अभी आपको आगे धीरे धीरे पता चलती रहेगी। ठीक है ना? वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें हम तो कंसीडर करो एक सिलिंड्रिकल रोटर मशीन है विद बोथ स्टेटर एंड रोटर माउंट फॉर 3 phases and identical number of poles. Assume initially the rotor windings is open circuited. Stator current sets up a rotating magnetic field in the air gap. Air gap पे एक RMF क्रिएट होता है जो कि सिंक्रोनस स्पीड से रिवॉल्व करता है और EMF इंड्यूस करता है स्टेटर वाइंडिंग्स में। स्टेटर वाइंडिंग में जो EMF इंड्यूस हुआ है वो सप्लाई वोल्टेज को क्या करेगा? बैलेंस करेगा। जैसे कि ट्रांसफार्मर में होता था, ट्रांसफार्मर में आप वोल्टेज V1 अप्लाई करते थे, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के क्रॉस E1 इंड्यूस होता था। ठीक है, तो वहां पर जैसे होता था सिमिलरली यहाँ पर भी वही हो रहा है। यहाँ पर भी आप सप्लाई वोल्टेज V1 दे रहे हैं लेकिन स्टेटर की वाइंडिंग में एक EMF इंड्यूस होगा E1। Also, the rotating magnetic field induces EMF in the rotor windings, but no rotor current flows. क्यों rotor current flow नहीं करेगा? क्योंकि rotor windings आपकी क्या है? ओपन सर्किटेड है, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया। तो रोटर की वाइंडिंग्स में ईएमएफ इंड्यूस होता है। रोटर की वाइंडिंग्स में ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो किस फ्रीक्वेंसी का होता है? वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी का होता है। वो किस फ्रीक्वेंसी का होता है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी का होता है। जो कि कोई भी रोटर एमएमएफ, बिकॉज नो रोटर एमएमएफ, कोई भी रोटर एमएमएफ नहीं है, इसीलिए कोई भी टॉर्क नहीं है, और कोई भी टॉर्क नहीं है तो रोटर इसीलिए क्या है? हमारा स्टेशनरी बना रहेगा। इसीलिए मशीन जो है वो एक ओपन सर्किटेड यानी कि सेकेंडरी ओपन सर्किटेड ट्रांसफार्मर की तरह काम करेगी। अब क्या करते हैं, रोटर स्टेशनरी है और रोटर वाइंडिंग्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। जैसे ही रोटर वाइंडिंग्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं, रोटर वाइंडिंग्स में 3 फेज करंट डेवलप होता है जो कि एक एमएमएफ क्रिएट करता है। F2 नहीं, छोड़ दो F2, एक एमएमएफ क्रिएट करता है एयर गैप। और एमएमएफ का डायरेक्शन भी वही होता है जो सेम आपका होता है स्टेटर फील्ड का। आपको रिसेंटली अभी मैंने जब एक 3 फेज डायग्राम बनाया था यहाँ पर स्टेटर और रोटर का, तो वहां पर रोटर में एक ईएमएफ, रोटर का एक अपना फ्लक्स है। रोटर कंडक्टर्स है, रोटर कंडक्टर्स में रोटर कंडक्टर्स का अपना एक फ्लक्स है, यानी कि रोटर कंडक्टर्स का एक अपना एमएमएफ है। तो रोटर कंडक्टर्स के जो एमएमएफ की स्पीड होगी, रोटर फ्लक्स की स्पीड होगी। ध्यान रखिएगा, रोटर फ्लक्स एक ही चीज है, रोटर एमएमएफ एक ही चीज है। तो रोटर फ्लक्स की जो स्पीड होगी वो एसएनएस होगी। कितनी होगी? एसएनएस होगी। लेकिन एसएनएस भी तब होगी जब हम उसको किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? जब हम उसको स्टेटर पर बैठकर देखेंगे तब नहीं, सॉरी, स्टेटर पर बैठकर देखेंगे तो फिर हमें एनएस स्पीड से घूमता दिखाई देगा। जब हम उसको रोटर पर बैठ के देखेंगे तब, जब हम उसको रोटर पर बैठ के देखेंगे तब हमको वो स्पीड किस स्पीड से घूमता दिखाई देगा? एसएनएस स्पीड से घूमता हुआ दिखाई देगा। एसएनएस स्पीड से घूमता हुआ दिखाई देगा। इस चीज को आप आगे समझोगे जब मैं आपको बताऊंगा तब। रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी phi r in the air gap at synchronous speed induces a stator EMF to just balance the terminal voltage. phi r में जो रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी डेवलप हुआ है 1.5 phi m सिंक्रोनस स्पीड से रिवॉल्व करेगा और वो तभी रिवॉल्व कर रहा है जब स्टेटर के वाइंडिंग्स में इंड्यूस्ड ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज को बैलेंस कर रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि रिजल्टेंट फ्लक्स और रोटर एमएमएफ के बीच में एक इंटरेक्शन होगा। ऑब्वियस सी बात है कि आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होते हैं। बोथ आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। स्टेटर का आरएमएफ और रोटर का आरएमएफ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होता है। स्टेटर फील्ड एंड रोटर फील्ड बोथ आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। यस और नो? सो व्हेन बोथ आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर creates the torque, it will create the torque done the electromagnetic torque tending to move the rotor in the direction of rotating magnetic field, in the direction of rotating magnetic field. So the induction motor is therefore a self starting machine and it is different from the synchronous machine क्योंकि वो self start नहीं होती है, ये self start होती है। ठीक है, इस रोटर ऑफ द इंडक्शन मशीन रन्स विद द सिंक्रोनस स्पीड। अगर रोटर इंडक्शन मशीन का सिंक्रोनस स्पीड पर रन करने लगा तो रिलेटिव स्पीड स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रोटर के बीच में 0 हो जाएगी और फिर कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा रोटर वाइंडिंग्स में, कोई टॉर्क नहीं होगा, इसलिए रोटर जो है वो दोबारा क्या हो जाएगा? फॉल्स बैक का मतलब रुक जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। अंडरस्टूड नॉट? इज इट क्लियर? सारा कुछ क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? सारा कुछ क्लियर है? किसी को कोई डाउट है क्या? ये F2 जो लिखा है इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये F2 वगैरह जो लिखा है उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? कौन सा थर्ड पॉइंट? हाँ, थर्ड पॉइंट, also the rotating magnetic field induces EMF in the rotor winding but no rotor current flows because the rotor windings are open circuited. बताइए क्या डाउट है इसमें? पढ़ो इसको, पढ़ो पढ़ो, क्या डाउट है? शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो, थर्ड पॉइंट बोला ना, थर्ड पॉइंट तो बता रहा हूँ। अरे इनको आदत है, ये जबरदस्ती का डाउट क्रिएट करने वाले हैं। ये इनको आदत है, इनकी आदत मैं समझ गया हूँ। ये एक बार में नहीं पढ़ते, इनको 10 बार में जब चीजें सामने से इनको रियलाइज कराई जाए तब पढ़ते हैं। इनकी आदत मैं समझ गया हूँ, इनको आदत है। इनको बीच में पुचुक वाले होते हैं ना, पुचुक, ये वो आदत है। चलिए खैर, शिवांगी किस क्या बोले थे आप? आपकी नहीं बता रहा हूँ, पूछो, डाउट पूछो, भेजो 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 अपना डाउट भेजो। भेजो डाउट भेजो। नाउ स्टेटर फेड इंडक्शन मोटर भेज दिया। क्या डाउट है इसमें? इट मींस
हाँ ये BL थरेजा किताब है ये तो। इट मीन्स तुम नेल्स ही देख लो, भाई जिंदगी में और कुछ नहीं बचा देखने को। तो क्लियर नहीं है इट मीन्स क्या, कहाँ है इट मीन्स है कहाँ भाई, विच मीन्स लास्ट पैरा, these two synchronously rotating magnetic field in fact superimpose on each other and give rise to the actually existing rotating field which corresponds to the magnetizing current of the stator winding. Yeah, अच्छा it means that no matter what the value of slip, rotor current and stator current each produces a sinusoidally distributed magnetic field of constant magnitude and constant space speed of ns. In other words, both the rotor and stator fields rotate synchronously, which means that they are stationary with respect to each other. These two synchronously rotating magnetic field in fact these two synchronously in fact superimpose on each other and give rise to actually existing rotating field which corresponds to the magnetizing current of the stator winding. नहीं क्लियर पिक है, ठीक है, मुझे समझ आ गया। जिनको नहीं समझ आया वो थोड़ा समझेंगे बाद में डाउनलोड है उसको जूम करके देखते हैं। आपको इसमें क्या नहीं समझ आया, क्या नाम है, शिवांगी क्या नहीं समझ आया इसमें? इसमें वही लिखा हुआ है कि स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होगा, नो मैटर व्हाट द वैल्यू ऑफ स्लिप इज। स्लिप की वैल्यू क्या है इससे कोई मैटर नहीं करता, दोनों फील्ड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी ही रहेंगे, ठीक है, और एनएस स्पीड से रिवॉल्व करेंगे। यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। और मुझे समझ नहीं आता कि वाई वी आर गोइंग थ्रू द बुकिश लैंग्वेज, क्यों हम इसमें जाते हैं बुकिश लैंग्वेज में? हमको क्या, हमारे नोट्स इतने वीक हैं कि हम बुकिश लैंग्वेज पर जाएं और इस पर इतना ज्यादा डीप नहीं, डीप कुछ भी नहीं है वैसे तो उसमें, बट कोई फायदा नहीं है ना इसको पढ़ने का। आपको क्या समझ में नहीं आया क्लास में सामने नोट्स में वो पूछो, लेकिन आप अननेसेसरी बुक उठाओगे फिर तो कोई फायदा नहीं है। मेरे पास भी पढ़िए पीएस भीमरा, मेरे पास भी पढ़िए, क्या नाम है, डीपी कोठारी अजय नागराज, मेरे पास भी पढ़िए। तो सेल्फ पढ़ो, अभी सेल्फ पढ़ लिया, एक बात बताओ, सेल्फ पढ़ लिया आपने, चलो ठीक है, ओके इट्स ओके, पढ़ लिया आपने, मेरी क्लास ज्वाइन करने से पहले आपने सेल्फ पढ़ लिया, अभी उसको उस चीज को यहाँ से अलग अलग करना पड़ेगा ना। आपने जो सेल्फ पढ़ लिया उस चीज को यहाँ से आपको अलग करना पड़ेगा ना। आप रिलेट करोगे मेरी लैंग्वेज को बुकिश लैंग्वेज से, क्या फायदा रह जाएगा? आप अगर मेरी लैंग्वेज को जो मैंने आपको लिखवाया है, मैं आपको मालूम है ये सब मैं आपको ये जो लिखवाया हूँ ये सब बुक में नहीं था, ये सब मैंने नहीं, मतलब किसी किसी एक ऐसी बुक से लिखवाया है और कुछ ऐसी लाइनें छांट छांट के लिखवाई हैं जिससे आपको पूरा ए टू जेड खुद ब खुद समझ आ जाए। कुछ ऐसी लाइनें मैंने छांट छांट के इसमें इंक्लूड की, नहीं तो मैं चाहता तो मैं पूरा का पूरा बुक का उतार देता, मैं चाहता तो मैं पूरा पूरा बुक का उतार देता। और मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ कि F2 हटा दो, क्यों बोल रहा हूँ कि F2 हटा दो, क्यों बोल रहा हूँ कि FIR हटा दो, क्योंकि मुझे पता है इन सब में आप कंफ्यूज हो गए, मुझे मालूम है ना, जितना लिखा है दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट। तो फिर फायदा क्या है वो बुकिश लैंग्वेज को उठा के देखने का? और मैंने अभी आपको समझाया ना कि स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होंगे तभी टॉर्क क्रिएट होगा जो रोटर को रोटेट कराएगा, सो दैट क्रिएट्स द टॉर्क टेंडिंग टू मूव द रोटर इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टेटर फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ स्टेटर फील्ड, इसको हटा, द डायरेक्शन ऑफ स्टेटर फील्ड लो। और उसमें भी वही चीज लिखी हुई है, नो मैटर व्हाट द स्लिप इज बोथ द फील्ड्स आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर हेंस द रोटर रोटेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ स्टेटर फील्ड, वो भी वही चीज लिखी हुई है, बस उसको थोड़ा सा अननेसेसरी घुमा कर लिख दिया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेटर फेड इंडक्शन मोटर की। तो स्टेटर फेड इंडक्शन मोटर को समझने से पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेते हैं फटाफट से, ओके चलिए देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं फटाफट से। ये हमारा स्टेटर हो गया, बस इतनी जल्दी कैसे भाई, 6:30 PM पर एमसीक्यू सेशन है, 6:30 PM पर एमसीक्यू सेशन है, ध्यान रखिएगा उसको, 6:30 PM पर एमसीक्यू सेशन है। हाँ जी, कल से लगातार ही लेंगे, आज क्लास क्रिएट नहीं कर पाया मैं, पहली बात मैंने सोचा नहीं था कि मैं क्लास रखूंगा, तो मुझे रखनी पड़ गई, मतलब रख दी, मैंने कहा कि मैं क्या रेस्ट करूंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं सोच रहा था कि आज क्लास लेता नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा क्या रेस्ट करें, 1 घंटे स्टूडेंट्स के बर्बाद हो जाएंगे, इससे अच्छा है कि क्लास ले लो। दिल्ली जल बोर्ड में मेरा कौन सा फ्रेंड है भाई, मेरा तो कोई फ्रेंड नहीं है दिल्ली जल बोर्ड में, एक स्टूडेंट है दिल्ली जल बोर्ड में, स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ था, मैकेनिकल से था वो, मैकेनिकल का था, इलेक्ट्रिकल भी उसने पढ़ी थी थोड़ी बहुत, उसी से हुआ। ये है आपका डायग्राम, फटाफट से इसको ड्रॉ कर लो सभी लोग, जल्दी 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 इसको ड्रॉ कर लीजिए, डन।
डन ना? चलो देखो, अभी एक सवाल का आंसर देते हैं हम। सबसे पहले रोटर की स्पीड ध्यान लेते हैं, बोला ही तो, हाँ एक्स वाई जेड कंडक्टर से। चलिए इधर ध्यान दीजिए कि हम सबसे पहले ये रोटर की स्पीड जानते हैं एन है, आरएमएफ की स्पीड एनएस है। अब हमें ये क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है स्पीड ऑफ स्टेटर फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू रोटर बॉडी। देखो, जिसके रिस्पेक्ट में आपको बोला जाए, आप अपने आप को वहां पर एज्यूम कर लो। जिसके रिस्पेक्ट में आपको बोला जाए, आप अपने आप को वहां पर एज्यूम कर लो। अपने आप को वहां पर, जैसे पहाड़ पर बैठे पाते हो ना, अपने आप को टांग नीचे लटका लेते हो, पहाड़ पर बैठ जाते हो, तो बस वैसे ही अपने आप को समझो कि आप रोटर बॉडी पर टांग लटका कर बैठे हुए, और अब आपको स्टेटर का फ्लक्स किस स्पीड से घूमता हुआ दिखाई देगा। बताइए क्या आंसर है? स्पीड ऑफ स्टेटर फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू रोटर बॉडी। यस, वेरी गुड, ns माइनस nr। वेरी गुड, ns माइनस nr, ns माइनस nr, दैट इज sns। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। sns, sns, सबने sns बताया है, किसी ने ns तो नहीं बोला? ns बोला है कुछ लोगों ने, श्रुति, सौरभ रॉय, जयदीप, आकाश, इन सभी लोगों ने ns बोला है। कैसे बोला है भाई ns, बताओ जरा। स्टेटर के रोटर बॉडी पर जब बैठे हो, रोटर बॉडी nr स्पीड से घूम रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड ns माइनस nr ही तो होगी। नेक्स्ट बताइए, स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू, स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू रोटर बॉडी। ध्यान रखिएगा, स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू रोटर बॉडी, स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू रोटर बॉडी। अगेन लिसन वेरी वेरी केयरफुली। रोटर का फ्लक्स रोटर बॉडी पर बैठ के, रोटर बॉडी पर जब आप बैठोगे, रोटर का फ्लक्स आपको अगेन ns माइनस nr से घूमता हुआ दिखाई देगा, यानी कि sns से घूमता हुआ दिखाई देगा। अरे रोटर की बॉडी, रोटर फ्लक्स रोटर बॉडी पर ही तो है, और रोटर फ्लक्स पर आप बैठे हुए हो, तो रोटर, सॉरी, रोटर बॉडी पर आप बैठे हुए हो, तो रोटर का फ्लक्स आप चाहे रुके हुए हो चाहे आप रोटेट कर रहे हो, आपको उसका जो स्पीड दिखाई देगा वो तो sns दिखाई देगा। रुके हुए रहोगे अगर, तो स्लिप 1 हो जाएगी, अगर रुके हुए रहोगे तो स्लिप 1 हो जाएगी, और अगर आप रोटेट करते रहोगे तो आपकी जो स्पीड हो जाएगी वो sns हो जाएगी। रोटर के फ्लक्स की जो स्पीड हो जाएगी वो sns हो जाएगी। समझे? नेक्स्ट, स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर बॉडी, स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर बॉडी। स्टेटर बॉडी पर बैठ के रोटर का फ्लक्स देखेंगे हम, बिल्कुल सही है ns। आप देखेंगे तो nr, रोटर घूम ही रहा है, प्लस रोटर पर फ्लक्स भी घूम रहा है, तो nr प्लस sns गिव्स यू ns। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर फ्लक्स, स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर फ्लक्स, बोथ फ्लक्सेस आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, सो देयरफॉर ns minus ns दैट इज 0 0। ओके, चलो ये तो थे पहला स्टेटर फेड इंडक्शन मोटर पर डायग्राम जिसका ये था, आपने आंसर कर दिया। कल मुलाकात होगी आपसे इन्वर्टर इंडक्शन मोटर, रोटर फेड इंडक्शन मोटर के सवालों पर। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।